तो के बड़ीज आज हम देखने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 11 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिन्वू से, जो कि सिटी से काफी दूर आ चुका है और वो सिटी से दूर अपने जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए आया हुआ है। वो बताता है कि उसको ये क्वेस्ट तब मिला था जब वो लेवल 40 में पहुंचा था। वो ये भी बताता है कि ये वाला क्वेस्ट बाकी क्वेस्ट से अलग है, क्योंकि इस वाले क्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसी के साथ वो यहाँ पर ये चीज डिसाइड कर सकता है कि उसको कब ये क्वेस्ट स्टार्ट करना है। लेकिन वो कहता है इस क्वेस्ट को पूरा करके शायद उसको प्रोफेशनल स्किल्स भी मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर जिन्वू उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको एक्सेप्ट करते ही एक बहुत कूल सी ट्रांजिशन के साथ गेट ओपन होता है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये गेट बाकी डंजन गेट से काफी अलग है। जिन्वू यहाँ पर कहता है कि उसने डेली क्वेस्ट पूरा नहीं करा है, इसीलिए वो डंजन से बाहर आने के बाद उस क्वेस्ट को पूरा करेगा और इसी के साथ वो एंट्री कर लेता है उस डंजन में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये बंदा, ये कौन है ये बात हमें आगे पता चलेगी। इसके बाद अगले सीन में जिन्हो अपने फादर के साथ चुपचाप बैठा हुआ है। तभी एक आदमी अंदर आता है और जिन्हो के फादर उससे कहते हैं तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो जिनसंग। यहाँ पर जो जिनसंग है वो जिन्हो का बड़ा भैया है। इसके बाद अगला सीन जिन्वू का होता है। चलते चलते वो यहाँ पर सोच रहा है कि ये डंजन भी बाकी डंजन की तरह ही एकदम ऑर्डिनरी है। तभी यहाँ पर जिन्वू को उसके सिस्टम से ये बात पता चलती है कि वो इस डंजन के अंदर फुल रिकवरी और पोशन का यूज नहीं कर पाएगा और इसी के साथ ही साथ वो इस डंजन से तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक वो इस क्वेस्ट को पूरा ना कर दे। तभी यहाँ पर जिन्वू को किसी के चलने की आवाज आती है और उस आवाज को सुनते ही जिन्वू अपने इन्वेंट्री से एक वेपन निकाल लेता है। जहाँ पर जिन्वू के सामने एक चीज आती है। जिन्वू का एनिमी है आर्मर टाइप मॉन्स्टर। उस मॉन्स्टर के सामने आते ही जिन्वू उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ा उस मॉन्स्टर के ऊपर। तभी वो मॉन्स्टर मौका मिलता है जिन्वू के ऊपर एक बहुत फास्ट अटैक करता है, जिससे कि जिन्वू पीछे धकेला जाता है, लेकिन वो फिर से भागते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है और अटैक करता है। लेकिन अभी भी उसकी ब्लेड आर्मर को काट नहीं पा रही। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर एक के बाद एक रैपिड अटैक करे जा रहा है और जिन्वू सोचता है कि एक मॉन्स्टर जिसके पूरे शरीर पे एक खतरनाक आर्मर है। बट सडनली यहाँ पर जिन्वू को उस स्नेक की याद आती है जिससे वो पहले लड़ा था, जिसके बाद वो समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को कैसे हराना है। जिसके बाद वो अपने हाथों से ही उस मॉन्स्टर की हेलमेट को हटा के उसे खत्म कर देता है। लेकिन उसको हराने के बाद जिन्वू सोचता है कि उसने अपनी फेटल स्ट्राइक बेकार कर दी और अभी उसकी माना पावर और इंजरीज रिकवर भी नहीं होंगी। बट तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, वो भी सेम दिखने वाले। इसके बाद अगला सीन जिन्हो का होता है। जिन्हो के फादर उससे पूछते हैं आखिर तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो जिन्हो, क्या बात है। इस पर जिन्हो कहता है उसे कुछ नहीं हुआ। तभी जिन्हो के फादर कहते हैं गिल्ड की प्रोग्रेस कैसी चल रही है जिनसंग, मैंने सुना है कि एस रैंक हंटर्स ने तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करने से मना कर दिया। जिनसंग कहता है हाँ, मिन ब्यूंग और चाहे इनने मना कर दिया हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने से, लेकिन इस चीज से हमारे प्लान पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यूरोप और मिडिल ईस्ट के हंटर से भी बात कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि अगर हम उनको अच्छा खासा पैसा देंगे तो वो हमें जरूर ज्वाइन करेंगे। वैसे उनमें से एक और हंटर है जिसका नाम है डोंगसू। जिन्हो के फादर कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद जिनसंग जिन्हो से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, क्योंकि तुम सी रैंक के रेड मिशन ज्यादा प्राइस में खरीद रहे हो और ये कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी अचीवमेंट्स बढ़ जाएं। वैसे अगर तुम ये काम मजे के लिए कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना मेरे रास्ते में मत आना। ये सारी बातें जिन्हो चुपचाप सुन रहा होता है और वो यहाँ पर काफी डरा हुआ भी है। वो मनी मन कहता है मेरे भाई को नहीं पता कि जिन्वू कितना पावरफुल है, जिन्वू की पावर से मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। इसके बाद अगला सीन जिन्वू का होता है, जो कि डंजन के अंदर आर्मर मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहा है और वो भी बिना किसी वेपन का यूज किए हुए, वो भी हैंड टू हैंड। जहाँ पर एक आखिरी मॉन्स्टर को मार के वो सोचता है वो काफी थक गया है नॉन स्टॉप फाइट करते हुए। लेकिन तभी यहाँ पर एक नया एनिमी जिन्वू के ऊपर स्टेल्थ एबिलिटी का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जिन्वू बहुत ज्यादा सतर्क होता है और वो अपनी डैगर की हेल्प से उसको खत्म कर देता है। जिन्वू के नए एनिमीज होते हैं ये मेज, जो कि फ्लैश मैजिक का यूज कर रहे हैं। जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि अभी तक वो जितने भी डंजन्स में लड़ा है यहाँ पर वो उन सभी के मिक्सचर से लड़ रहा है, इसीलिए उसे अलग अलग एनिमीज से लड़ने के लिए अपनी अलग अलग एबिलिटीज का यूज करना होगा, जैसे कि स्ट्रेंथ का यूज आर्मर वाले मॉन्स्टर के लिए, परसेप्शन का यूज असैसिन्स के लिए और एजिलिटी का यूज आर्चर्स के लिए। जिन्वू की यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेज से लड़ना, क्योंकि जिन्वू को उसे इंटेलिजेंस की मदद से हराना पड़ेगा और सैडली यहाँ पर जिन्वू के पास उतनी इंटेलिजेंस है नहीं। जिन्वू यहाँ पर बहुत देर से फाइट कर रहा है, इसलिए उसका सिस्टम उसे बताता है कि अब वो बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि उसका फटीग यानी थकावट का लेवल 65 पहुंच गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन होता है चोए के गिल्ड का, जहाँ पर वो अपने टॉप क्लास हंटर्स के साथ है एंड यहाँ पर ये लोग किसी फाइट के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अगला सीन फिर से जिन्वू का होता है, जहाँ पर उसने सभी मॉन्स्टर को हरा दिया है और वो काफी थक भी चुका है। उन मॉन्स्टर को हराने के बाद जिन्वू उन मॉन्स्टर्स के आइटम भी ले लेता है, जैसे कि उन आर्मर मॉन्स्टर से उनका आर्मर, और ये आर्मर इनविजिबल भी हो जाता है। जिन्वू ये भी बताता है कि उसका थोड़ा सा लेवल अप हो चुका है
और उसने कई आइटम्स भी जमा कर लिए हैं। ये सब करने के बाद जिनवू उस डंजन के अंदर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जिनवू को यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो खुद से कहता है, मैं नहीं जानता कि अंदर जो मॉन्स्टर है वो कितना पावरफुल होगा। अगर उसको बिना हराए मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकता, इसलिए मुझे उसकी तोड़ देनी होगी। गेट को खोलते ही उसको एक हाई प्रेशर वाली हवा फील होती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसको एक अलग ही एनर्जी फील होती है। अंदर जाते ही वो देखता है कि वहाँ का स्ट्रक्चर एक किंग के हॉल जैसा होता है। तभी यहाँ पर जिनवू का ओपोनेंट उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और जिनवू कहता है, मुझे यहाँ पर सेम डबल डंजन वाली फीलिंग आ रही है। तभी हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का नाम है नाइट कमांडर इग्रेस, और यहाँ पर इसका नाम रेड कलर में लिख रखा है, यानी ये मॉन्स्टर एक खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि जिनवू के पावर के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिनवू के पलक झपकते ही इग्रिस उसकी तरफ बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। जिनवू को यहाँ पर पता भी नहीं चलता और इग्रिस उसके आसपास के खंभों को ऐसे काट देता है जैसे कि वो पेपर हो। इसी के साथ वो जिनवू को उठाकर दूर पटक देता है। इसके बाद इग्रिस जिनवू के पीछे वाली दीवारों को चकनाचूर कर देता है। अब इग्रिस को सामने देखकर जिनवू की भी फट जाती है। तभी इग्रिस जिनवू के ऊपर दोबारा से अटैक करता है, जिसके बाद जिनवू उड़ते उड़ते दूर जाके गिरता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल भी लेता है। जिनवू यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा आर्मर पहनने के बावजूद भी ये इतना फास्ट मूव कैसे कर रहा है। जिनवू यहाँ पर इग्रिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका कुछ उखाड़ नहीं पाता क्योंकि इग्रिस उसके सभी अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है। इग्रिस अपनी ब्लेड से जिनवू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू अपनी ब्लेड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन इग्रिस जिनवू को पीछे धकेल देता है। जिनवू यहाँ पर ये सोचता है कि वो अपने डैगर से इग्रिस के आर्मर को नहीं काट सकता। इसी के साथ अब उसको खुद के ऊपर डाउट भी हो रहा है, क्या वो इग्रिस को हरा भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इग्रिस उसके इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। जिनवू यहाँ पर अब अपने डैगर को अपने इन्वेंट्री के अंदर वापस रख देता है और वो अब इग्रिस से अपने मुक्को से लड़ने की सोच रहा है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जिनवू को देखने के बाद इग्रिस भी अपने सारे वेपन फेंक देता है। अगला सीन होता है गुनही का। गुनही यहाँ पर कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर चीफ वू आके उनसे कहते हैं, आप घर नहीं जा रहे। गुनी बताता है कि उसको कुछ काम है, इसलिए वो सोच रहा है कि वो आज के दिन यही रुक जाएगा। अब यहाँ पर चीफ वो गुनही को बताते हैं कि फाइनली वो चीज स्टार्ट हो चुकी है। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट गुनही को चॉय का कॉल आता है। चॉय उनसे कहता है, थैंक यू कि आप एग्री हुए इस मिशन के लिए। गुनही कहते हैं, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम ही बार बार जेजू आइलैंड के बारे में मेंशन कर रहे थे मुझे। इसके बाद गुनी ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत हुई तो वो खुद अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे। चॉय बताता है कि जेजू आइलैंड सबसे खतरनाक आइलैंड है, लेकिन तब भी उनको ये वाला मिशन पूरा करना है। अगला सीन फिर से जिनवू वर्सेस इग्रिस का होता है। इग्रिस यहाँ पर जिनवू के ऊपर इतना फास्ट अटैक करता है कि जिनवू को कुछ पता नहीं चलता और वो जमीन के अंदर धंस जाता है। इसके बाद वो जिनवू को उठा के बगल वाले दीवार में पटक देता है, जिसके बाद वो भागता है। जिसके बाद वो जिनवू को रैपिड पंचेस करता है। वो जिनवू के ऊपर बहुत पावर के साथ पंचेस करता है। वो इतने पंच करता है कि जिनवू के पीछे जो दीवार होती है वो भी टूट के गिर जाती है, लेकिन जिनवू अपने आप को जैसे तैसे करके बचा ही लेता है। पर उसने अपने वाइटैलिटी के 500 पॉइंट्स कटवा लिए हैं। वो तो अच्छा था कि उसने आर्मर पहन रखा था, और अगर जिनवू ने आर्मर पहना नहीं होता तो वो अभी मर चुका होता। यहाँ पर जिनवू सोच रहा है कि बिना स्वॉर्ड के भी इग्रिस बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जिनवू अपनी डैश स्किल को एक्टिवेट करता है और इग्रिस की तरफ बहुत स्पीड में भागता है, और वो फाइनली इग्रिस को एक पंच भी करता है, जिससे इग्रिस पीछे धकेला जाता है। लेकिन इसके बाद जिनवू उसको एक भी पंच नहीं कर पाता, क्योंकि इग्रिस उससे कई ज्यादा फास्ट है। इग्रिस से उल्टा यहाँ पर जिनवू को पटके जा रहा है। इसके बाद इग्रिस और जिनवू की हैंड टू हैंड बैटल चलती है, और वो कई देर तक। इसी फाइट के बीच में जिनवू को एक मौका मिलता है इग्रिस के गले पर अटैक करने का। इस अटैक को खाने के बाद ऐसा लग रहा था कि इग्रिस बेहोश होने वाला है, लेकिन वो बेहोश नहीं होता। इनफैक्ट इग्रिस को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिनवू को उठा उठा के पटकता है। मतलब ऐसा समझो कि इग्रिस जिनवू को पकड़ता है, आगे फेंकता है, फिर पीटता है, फिर आगे फेंकता है, फिर पकड़ता है, फिर पीटता है, और यही सेम चीज वो कई बार उसके साथ करता है। यहाँ तक कि इग्रिस जिनवू को दीवारों पर घसीट के मार रहा है। मतलब हाँ, जिनवू को यहाँ पर रगड़ा जा रहा है, वो भी अच्छे से। अब यहाँ पर अगला सीन जिनवू के घर का होता है। जिनवू की बहन ने यहाँ पर जिनवू के लिए खाना बना के रख दिया है, और उसके ऊपर एक प्यारा सा नोट भी डाला है। और पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग शो करना चाह रहे हैं कि जिनवू खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले सीन में जिनवू की मॉम को भी दिखाया जाता है। एनीवेज, इसके बाद अगला सीन फिर से इग्रिस और जिनवू का होता है। यहाँ पर जिनवू ने इतनी मार खाई है कि अब वो कुर्सी पे चुपचाप आराम से बैठा हुआ है, और इग्रिस उसके सामने खड़े होके उसके हिलने डुलने का वेट कर रहा है। ऐसा लग रहा था, लेकिन इग्रिस अपनी तलवार को अपने पास बुलाता है। इग्रिस जैसे यहाँ पर जिनवू के ऊपर अपने ब्लेड से अटैक करता है, जिनवू अपने हाथों से उसके ब्लेड को रोक देता है। जिनवू उठते हुए इग्रिस से कहता है, ससुर के नाती
मैं हारा नहीं हूँ अभी तक। जिन्वू अपने डैगर को निकालने के साथ ही इग्रिस के गले पे अटैक करता है। इसके बाद वो इग्रिस को घसीटते हुए पीछे ले जाने लगता है, लेकिन इग्रिस जिन्वू के डैगर को अपने गले से निकाल लेता है, जिसे देखते हुए जिन्वू अपना दूसरा डैगर निकालता है और वो इस डैगर को उसके अंदर और अंदर तक घुसाता है। अब यहाँ पर जिन्वू रेज मोड में आ चुका है और वो लगातार इग्रिस के ऊपर अपने डैगर से अटैक करते जा रहा है और फाइनली यहाँ पर जिन्वू इग्रिस को डिफीट कर देता है। उसको हराने के बाद जिन्वू सोचता है कि उसकी किस्मत ने आज उसका साथ दिया, क्योंकि स्किल, स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस के मामले में इग्रिस बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर जिन्वू का सिस्टम उसको 4 रिवॉर्ड देता है। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स, उसके बाद इग्रिस का ये वाला हेलमेट, और ये हेलमेट एक S रैंक हेलमेट है। इस हेलमेट के हेल्प से 15% डैमेज कम हो सकते हैं। तीसरा रिवॉर्ड होता है स्टोन रूलर्स हैंड, और ये चीज क्या है ये जिन्वू को भी नहीं पता। और फोर्थ रिवॉर्ड होता है ये टेलीपोर्टेशन स्टोन। जिन्वू सोचता है कि ये टेलीपोर्टेशन स्टोन इन्वेंटरी में वापस नहीं जा सकती, तो ये चीज इसको अभी क्यों मिली। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसका क्वेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ। तभी सडनली यहाँ पर उसको एक ऐसे पोर्टल से दिखने लगते हैं। तभी उसका सिस्टम उसे बताता है कि वो जितनी देर तक यहाँ पर सर्वाइव कर लेगा उसको उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद उन पोर्टल्स के अंदर में से ये मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं जो जिन्वू को पहले मिले थे, और अब यहाँ पर जिन्वू भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है। इसके बाद अगला सीन होता है चोए के ग्रुप का, जो कि एक हेलीकॉप्टर में बैठ के जेजू आइलैंड की तरफ रवाना हो चुका है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जिन्वू की तरफ, जहाँ पर उन पोर्टल्स के अंदर में से अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर निकलते जा रहे हैं। जिन्वू यहाँ पर स्टेल्थ का यूज करता है, लेकिन मेज की एबिलिटी उसको ऐसा करने से रोक देती है। तभी सडनली यहाँ पर एक मॉन्स्टर जिन्वू के पीठ पे अटैक कर देता है। जिन्वू देखता है कि अभी तक यहाँ पर बस 5 ही मिनट बीते हुए हैं। जहाँ पर वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करने वाला होता है कि तभी उसके हाथ पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन नीचे गिर जाता है। एंड अब यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हैं। जिन्वू के साथ अब क्या होने वाला है इस चीज का पता हमें अगले एपिसोड में लगेगा। तो बट अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको फटाफट से लाइक कर दो, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इस वीडियो में सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा। अगली वीडियो का तुम वेट कर सकते हो, नहीं तो तुम अभी प्लेलिस्ट में जाओ और कोई नया एनीमे शुरू कर दो।